पृथ्वीपाल वॉज नॉट ओनली अ पेनल्टी कॉर्नर हिटर, वो एक डिफेंडर था जिसको लोग डरते थे। टॉप 10 बनाएंगे ना तो पृथ्वीपाल प्रॉब्ली विल फिगर अराउंड नंबर 4, नंबर 5। इंडिया का ओनली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिसको गोली मारी गई थी एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप उस जनरेशन से पूछोगे ना तो वो अभी भी थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ उस तरह से देखते हैं कि वहाँ कुछ रह गया। पृथ्वीपाल का समहाउ जो कैरेक्टर बना, जो पर्सनालिटी बनी, जो साइकोलॉजिकल आप ब्लोज कह सकते हो साइकी को मिलते हैं, आई थिंक वो उस समय वहीं से शेप हुए थोड़े बहुत। पृथ्वीपाल का पेनल्टी कॉर्नर देन बिकेम ऑलमोस्ट वर्ल्ड फेमस। टीम्स यूज्ड टू प्रिपेयर कि भाई इसको रोकें कैसे। इन दी एंड वो जो उन्होंने एक डिसिप्लिन को पकड़ के रखा, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हुए, दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, बट द ऑरा वाज ऑलवेज देयर। पृथ्वीपाल सिंह वाज कंसिडर्ड अ ज्वेल ऑफ PIU लुधियाना। उनका जो ये एक था कि स्टूडेंट यूनियन नहीं होना चाहिए। जब से पृथ्वीपाल सिंह रंधावा बिकेम अ लीडर, स्टूडेंट लीडर हु केम इन, उनका और रंधावा का नहीं बना और वो मर्डर हो जाता है। जहां उनको एक एम्बेसडर गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, आज तक नहीं मालूम पड़ा कि उनको मारा गया या वो डिक्की में एम्बेसडर की सफोकेट हो जाते हैं। जो PSU था ना, वो थोड़ा सा एक अजीब तरह से पृथ्वीपाल सिंह द प्लेयर की तरफ देखने लगा कि इसने करवाया था, इससे बचो। शायद प्यारा अगर सीन पे नहीं आता तो मे बी पृथ्वीपाल्स लाइफ वुड हैव कैरिड ऑन। प्यारा का जो राइज था दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रंधावा's, एंड प्यारा बिकेम अ काइंड ऑफ एन एनिमी फॉर बोथ ऑफ देम। जो लोगों ने प्यारा को मारा, ये भी मुझे एक फ़ोन कॉल पे ही बताया गया, एंड आई डोंट हैव एनी फैक्चुअल बेसिस टू पुट इट। ये जाके बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बने। इट इज़ ऑल्सो एन ईगो इशू बिटवीन द VC एंड पृथ्वीपाल, क्योंकि पृथ्वीपाल ऑल्सो थ्रेटन टू गो टू द गवर्नर। पृथ्वीपाल्स ओन बिहेवियर इन अ सेंस कि भाई कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे मार सकता है, ऑल्सो लेड टू वट एवर हैपन। एंड जो इंसान जिसने गोली चलाई थी अपरेंटली, जो कि मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ही देन ऑल्सो वेंट अब्रॉड। 40 के करीब आई विटनेसेस सुना है उस समय थे, उसमें से एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि मैंने देखा है। हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। आज हमारे साथ हैं संदीप मिश्रा। ही इज़ अ रिनोन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हम लोग संदीप सर से बहुत कुछ सीखते हैं। संदीप सर हैज़ ऑथर्ड हिज 6th बुक। ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो स्पोर्ट्स पर ही रही हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सर हैज़ अटेम्प्टेड समथिंग लाइक क्राइम एंड स्पोर्ट्स टुगेदर। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है। द बुक इज़ कॉल्ड गन डाउन, द मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैम्पियन। और इस ओलंपिक चैम्पियन के बारे में बात करेंगे, संदीप सर से पूछेंगे, बिकॉज वी हैव सीन संदीप सर डूइंग सो मच ऑफ हॉकी कवरेज एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट हॉकी प्लेयर। तो संदीप सर, वेलकम टू वन इंडिया। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि ये बुक कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट मिला? व्हेन डिड इट स्ट्रक योर माइंड कि हमें इस पे कुछ करना है? और उसके बाद आई विल कम टू द सब्जेक्ट of this book. आई थिंक 2012 लंदन ओलंपिक्स के समय, आई थिंक थोड़ा बहुत आप उस समय सोचते थे कि अब क्या किताब लिखूं, कुछ एक करना है। और किताब लिखना, बिकॉज बचपन से जब आपके पास आप कुछ मांगते थे ना घर पे, तो आपको किताब पकड़ा देते थे जी कि ये ले लो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो मेरा बचपन से ही 3री 4थी कक्षा से फिक्शन मेरे हाथ लग गई थी। तो लोगों को उस समय, मैं जब स्कूल में भी जाता था, विश्वास नहीं करते थे कि मैं फिक्शन पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ते हैं बच्चे उस समय। कॉमिक्स से ऊपर कहाँ हाँ, तो बट कॉमिक्स ख़त्म हो गई थी तो ये सब आ गया था। तो बुक्स का एक लगाव था और एक ये एम्बिशन भी था, क्योंकि आप जर्नलिस्ट बन गए हो तो अब इसके आगे क्या करना है, क्या लिखूँ, कुछ करना है। तो किताब का कॉन्सेप्ट था। तब तक धनराज की किताब ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी, फॉरगिव मी अम्मा जी। तो वो भी एक बायोग्राफी सॉर्ट्स थी उसकी। हाँ जी। एंड धीरे धीरे पृथ्वीपाल का भी एक मेरे को उस समय था थोड़ा बहुत जहन में, बट मुश्किल लग रहा था मुझे कि कहाँ से लाऊं, कैसे रिसर्च करूं। जी बट जो सेंट्रल अट्रैक्शन था इसका, पृथ्वीपाल एज अ प्लेयर तो था ही, जी बट ज़्यादातर वो मर्डर का था कि जी इंडिया का ओनली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिसको गोली मारी गई थी एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट, वो एक था कि हाउ डू आई टेक दिस आउट, हाउ डू आई डू दिस। एंड वो फिर धीरे धीरे मैंने शुरू किया। टाइम लगा, वक्त लगा, और भी कुछ करता रहा,
और फिर फाइनली ये रैप अप हुआ लास्ट ईयर जाके। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि फॉर द अनवर्स्ड एंड ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन के भी लोगों को भी शायद पता नहीं होगा कि हु इज़ पृथ्वीपाल सिंह। तो थोड़ा सा पहले पृथ्वीपाल सिंह के बारे में बताइए, थोड़ा सा आपने यू जस्ट गिव अ जिस्ट ऑफ इट। देखिए, अगर आप एक टॉप 10 बनाएंगे ना तो पृथ्वीपाल प्रॉब्ली विल फिगर अराउंड नंबर 4 नंबर 5। ये ट्रेडिशनल लिस्ट जैसे हम बनती है ना, तो हम ध्यानचंद को रखेंगे, वो एक हिस्टोरिकली एक फिगर है जी। और कभी कभी हम में से, अब मैं भी इतना नहीं जानता हूँ ध्यानचंद के बारे, ना हमारे हाथ को इतना लिटरेचर लगता है, ना मैंने देखा है। जो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट ध्यानचंद इज़। जी। बट या आप बचपन से एक फिगर को लेके बड़ा होते हैं कि भाई दिस वाज अ वेरी बिग प्लेयर। सो उसी हिसाब से ध्यानचंद, रूप सिंह एंड देन बलबीर सीनियर, बिकॉज 3 गोल्ड मेडल, यू नो, ऑल ऑफ दैट। वहाँ पर कहीं जाके पृथ्वीपाल सिंह फिट हो जाते हैं। तो फिट होना मुझे लगता है थोड़ा बहुत, मैं डिसरिस्पेक्ट की तरह लेता हूँ कि फिट नहीं होता है। ही इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वी हैव एवर हैड। भाई आप किसी भी चैम्पियनशिप में चले जाइए, आपको कोई प्लेयर नहीं दिखेगा जिसने 3 लगातार टॉप एलीट चैम्पियनशिप्स में 3 बार हाईएस्ट गोल स्कोरर रहा हो। वो कंसिस्टेंसी हम ढूंढ भी रहे हैं जी। मिलती नहीं है। प्लेयर आते हैं जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। उस हिसाब से ही वॉज अ मैसिव लेजेंड। एंड देन उस ज़माने में 60 में आप सिल्वर ले रहे हो ओलंपिक फाइनल, 64 में आप गोल्ड ले रहे हो अगेन ओलंपिक फाइनल, 68 आप मिस आउट कर जाते हो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन द टीम, एंड फिर भी आप एक ब्रॉन्ज ले लेते हो, एंड देन आप चीफ सिलेक्टर बनते हो। वो टीम वर्ल्ड कप जीतती है और वो एक ही टाइम था जब हमने आज तक वर्ल्ड कप जीता। वो सारा अगर आप करियर ग्राफ देखते हो, सो यू पुट हिम राइट एट द टॉप कि भाई दिस वाज वन ऑफ द बिग लेजेंड्स। सो पृथ्वीपाल वाज नॉट ओनली अ पेनल्टी कॉर्नर हिटर, वो एक डिफेंडर था जिसको लोग डरते थे। जी। जो कि सही मायने में जब डर होता था एक फुल बैक के लिए, आजकल बिकॉज ऑफ टेक्निकलिटीज़ आप फिर भी नहीं डरते हो क्योंकि आप जोनल खेलते हो, बड़ी चीज़ें आ गई हैं, प्लेयर अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। उस समय रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं होती थी, तो एक प्लेयर खेल रहा है और वो वही प्लेयर खेल सकता है जिसका स्टैमिना हो, जिसके पास एंडोरेंस हो। यू नो, हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को आजकल के ज़माने की हॉकी देख के। एंड उस समय एक ही टीम से इंडिया को डर उस समय होता था, वो भी पाकिस्तान थी 60 में, और वो डरते थे पृथ्वीपाल से क्योंकि फिजिकल थे थोड़े। जी। तो प्लेयर के अंदर घुस जाना, एंड देन प्लेयर जब आते भी थे वो पृथ्वीपाल को देखते थे तो और कहीं पास कर लेते थे कि भाई इससे मत भिड़ो। सो वो एक लेजेंड उससे ग्रो करता है, एंड पृथ्वीपाल वाज दैट काइंड ऑफ अ लेजेंड। सर, ये आपने जो बात की है तो अपने दर्शकों को बता दें, जो बात हो रही है 1960 का ओलंपिक्स, उसके बाद 64 और 68, ये 3 ओलंपिक्स उन्होंने खेले थे। 1960 में, 64 और 68 तीनों में वो लीडिंग गोल स्कोरर थे, इंडिया के नहीं पूरे टूर्नामेंट के। और उनका जो डेब्यू ओलंपिक्स का जो मैच था उसमें ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। और उसके बाद से उनको वो जो एक टाइटल मिल गया था पेनल्टी किंग। और आज भी इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड पेनल्टी किंग, पेनल्टी स्ट्रोक मिलता नहीं है हमें। स्पेशलिस्ट थोड़ा बहुत हमें मिलते हैं बट वो कंसिस्टेंटली उतना कर नहीं पाते हैं। कमिंग टू दिस बुक सर, जो स्टार्टिंग है, इट स्टार्ट फ्रॉम योर मेमोरी, योर कॉन्वर्सेशन विद योर फादर। आप गाना सुन रहे हैं बेगम अख्तर का, वहाँ से शुरुआत हो रही है। योर चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ पृथ्वीपाल सिंह क्या रही हैं? अपने फादर से आपने जो सुना है स्टोरीज, और कभी क्या उन्होंने या बाद में आर्काइव्स में कभी उनके मैचेस आपने देखे या फॉलो किया? बिकॉज आपने बहुत देखा है, एनालाइज किया है इन योर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करियर, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो उनको कितना करंट प्लेयर या उस वक्त के प्लेयर से डिफरेंट बनाता था। अगर सही माने में कहीं पर भी किताब का क्रेडिट हो तो आई थिंक इट जस्ट गोज टू माय फादर, बिकॉज अगर वो नहीं होते, मतलब जिस हिसाब से हमारा रिलेशनशिप था, और वो स्पोर्ट्स का उनका भी लगाव था एंड बहुत था, और वो जिस हिसाब से वो मुझे पढ़ने को देते थे कि ये पढ़ो ये पढ़ो। और मुझे आज भी याद है बीबीसी के स्पोर्ट्स राउंड अप आते थे उस समय, रात को 10:30 10:45। उस समय बच्चे अक्सर स्कूलों में सुला दिए जाते थे। अगले दिन वो मुझसे ये नहीं पूछते थे कि स्कूल में क्या हुआ या कौन सी क्लास में क्या हुआ या मैथ्स में कितना आया। वो ये मेरे को सवाल होता था कि बीबीसी राउंड अप में
क्या न्यूज़ चली थी। ग्रेट। क्रिस एवर्ट, मार्टिना नवराटिलोवा, रॉस्को टैनर, ये नाम क्रिस और मार्टिना तो हैं, बट रॉस्को टैनर, विटास जेरोलाइटिस, ये उस समय के बड़े टेनिस प्लेयर्स होते थे जो कि सेमीफाइनल्स और फाइनल पहुंचते थे विंबलडन के। विटास यूज्ड टू बी कॉल्ड द ग्लैमर बॉय। ये सारी चीज़ें उनसे मिली, प्लस हॉकी मिला, फुटबॉल मिला, जो सारा कुछ एक होता है, एक घर का माहौल अलग होता है, तो आप उसी में ढलते हुए चले जाते हो। बट हॉकी के बारे में वो फाइनर पॉइंट्स कभी कभी बता देते थे जब वो मूड में होते थे, या जब बेगम अख्तर होती थी एलपी के ऊपर, तो उस समय मूड एक अलग होता था उनका, तो वो उस समय कह देते कि हाउ ध्यानचंद यूज्ड टू प्ले। आई डोंट नो इफ़ यू एवर सॉ हिम, बट उन्होंने एक बार कहा था कि उड़ीसा में जब वो थे, वो भुवनेश्वर और राउरकेला के थे, तो एक बार ध्यानचंद आए थे, तो ही सेड he used to hit the ball and bring it back. अच्छा। So I couldn't understand the concept. Later on I did understand, but वहीं से फिर उन्होंने पृथ्वीपाल के पेनल्टी कॉर्नर्स के बारे में समझाया था कि डायरेक्ट हिट्स उस समय होते थे, आजकल की तरह फ्लिक्स नहीं थे। हाँ। तो डायरेक्ट हिट्स वर मच ईजियर टू समटाइम्स स्टॉप, बट वो पावरफुल इतनी थी हिट कि गोलकीपर भी डरता था, कि क्योंकि आपके पैड्स इतने पैडेड नहीं थे जिस तरह से आज है, तो कई गोलकीपर्स हट जाते थे कि भाई पैर में ना लगे, करियर ना ख़राब हो जाए। सो वहाँ से फिर पृथ्वीपाल और बाकी जो स्किल्स हैं बाकी प्लेयर्स के, उन्होंने समझाया कि ऐसे होता है। ये ऑफ एंड ऑन कॉन्वर्सेशंस होती थी, बट ये जो मुझे लगता है कि जब आप 2-3-4 घंटे कहीं बात करो ना, वो इतना नहीं घुसती हैं जहन के अंदर जितना एक 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन, एक 10 मिनट का, एक 20 मिनट का, हफ्ते में 1-2 बार। अगेन अगर बेगम अख्तर साइड में हो तो फिर कॉन्वर्सेशन और कहीं चली जाती है। सो वहीं से सब कुछ शुरू हुआ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम बिकॉज ही ब्रॉट मी अप द राइट वे। सर, ये पृथ्वीपाल सिंह की अर्ली लाइफ के बारे में, और फैमिली, थोड़ा सा एक ट्रबल्ड फैमिली का भी रहा है, फैमिली में कुछ डेथ्स भी हुई हैं, ट्रेजेडीज भी रही हैं, विच अल्टीमेटली शेप्ड अप हिज कैरेक्टर इन अ वे। तो थोड़ा सा पहले उनके फैमिली के बारे में बताइएगा कि वेयर डिड ही कम फ्रॉम। वो पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे। आई थिंक ननकाना में उनका जन्म हुआ था, फादर वॉज देयर, एंड उस समय एवरीथिंग वॉज फार्मिंग बेस्ड, और पार्टीशन के समय आई थिंक ही वॉज वेरी स्मॉल, आई मीन ही वॉज जस्ट ग्रोइंग अप। तो आपको उस समय इतना समझ भी नहीं होती थी। जब मैं फैमिली से भी जब मैंने बात की थी, सो उनका भी वही था कि इतनी समझ थी नहीं, लेकिन जब फैमिली अप्रूव्ड होती है, और ये मैंने अपनी फैमिली में भी देखा बिकॉज हाफ ऑफ माय फैमिली इज़ फ्रॉम पंजाब, तो जब वो भी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ था जब सारे इधर आ गए थे, तो यू ऑल्सो फील कि भाई कुछ छूट गया था वहाँ। तो आज भी वो एक काफ़ी साल बीत गए हैं, सब सेटल हो गए, सब अगली जनरेशन्स भी आ गई, लेकिन अगर आप उस जनरेशन से पूछोगे ना, तो वो अभी भी थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ उस तरह से देखते हैं कि वहाँ कुछ रह गया। ठीक है, पृथ्वीपाल का समहाउ जो कैरेक्टर बना, जो पर्सनालिटी बनी, जो साइकोलॉजिकल आप ब्लोज कह सकते हो साइकी को मिलते हैं, आई थिंक वो उस समय वहीं से शेप हुए थोड़े बहुत। काफ़ी लोगों के शेप हुए होंगे, बट क्योंकि पृथ्वीपाल में मैं थोड़ा सा ज़्यादा गया, थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो बैगेज वो कभी छोड़ नहीं पाए। एंड इवन दो इट वॉज नॉट अ वेरी वायलेंट टर्नओवर जैसे काफ़ी फैमिलीज़ के साथ हुआ, बट जब आपका घर छूट जाता है ना, जब आपको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है, जब आपको लगता है कि क्यों, जब ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉलिटिकल हो जाते हैं और उस एज में आप नहीं समझ पाते हो, वो धीरे धीरे फेस्टर करते हैं जी। एंड वो या तो आपको बना देते हैं ढंग से, या कुछ ना कुछ आपके अंदर रह जाता है। वो जो रह गया वो भी पृथ्वीपाल को शेप वो दे गया, और वही चीज़ें धीरे 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 मुझे लगता है उनकी लाइफ में भी आई, छूट नहीं पाई। एंड जो पृथ्वीपाल इवेंचुअली बना, थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है, लेकिन जो पृथ्वीपाल इवेंचुअली बना वो उन सब मॉडल्स में से, वो सब कॉम्प्लेक्सेस में से, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में से, वो जो सिचुएशन थी, फाइनली एक आदमी जो बहुत ही चुप किस्म का इंसान था, जो बहुत सिंगल माइंडेड था कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे ओलंपिक्स में खेलना है। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ
कि उस चीज़ को मैं भूलने की कोशिश करता हूँ और इसमें मैं घुस जाता हूँ। जी तो आई थिंक दैट शेप्ड हिम एज अ प्लेयर। वो जो सिंगल माइंडेड डिवोशन होता है, इट कम्प्लीटली शेप्ड हिम। एंड आगे किताब में जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया 1960 जी मोर देन 64 जब वो गोल्ड लिया, आई थिंक 1960 shaped him further, whether when he it says he lost Nankana या जहाँ वो कहता है कि ननकाना मैं फिर से हार गया, यानी कि मैं घर फिर से हाथ से छूट गया, आई थिंक दैट ऑल्सो शेप्ड हिम 10 years forward into what he really became as a person, which finally led to a tragedy. So 1960 was the first time when India had to settle yeah. for a silver, that too a loss against arch rivals Pakistan, Pakistan. थोड़ा सा सर उस वक्त की, उस डेकेड की इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बारे में इफ यू कैन टेल आवर व्यूअर्स. आई थिंक उस समय टीमें दोनों ही बेहतरीन थी, मतलब आप एशियन गेम्स में भी देख लो, लेकिन 1960 का जो टीम बना था उस समय, प्लेयर्स वर एक्सट्रीमली गुड. लेस्ली कप्तान होते थे उस समय, एंड देयर वाज वेरी 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 फ्यू प्लेयर्स हु कुड बी टेक्निकली प्रोफिशिएंट. लेस्ली ग्लैमरस नहीं थे, ग्लैमरस इन द सेंस ही वाज वेरी फ्लैम्बॉयंट नहीं थे फील्ड के ऊपर कि इधर बॉल उधर बॉल, यू नो, कुछ कमाल का कर दिया. बट टेक्निकली वो इतने प्रोफिशिएंट थे कि बॉल नहीं छूटती थी उनसे. ओके आई थिंक जो फाइनल खेला गया था दैट वाज मोर रिडन ऑन लक, कि भाई जब दोनों टीमें एक ही लेवल की हैं एंड दोनों का डिटर्मिनेशन एक ही है, तो जो थोड़ी सी ज़्यादा होती है. और उस समय अगर आप पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स से पूछो, और कई जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कहते थे कि आपकी टीम बहुत बेहतरीन थी लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा जीतना चाहते थे. ओके क्योंकि हमको लग रहा था कि यार जीतना है, मतलब अब इंडिया को हरा देंगे तो क्रेडिबिलिटी बनेगी, और फिर से वो एक गेम जो है, जो कि हमने आप एक ही कंट्री था जी पहले, बिल्कुल, और बाद में अलग हुए, बट क्योंकि वो राइवलरी को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया गया था, तो जीतना बहुत ज़रूरी था. ओके 1960 का फाइनल उसी तरह का था, जो थोड़े बहुत ग्लिम्सेस आपको मिलते हैं उधर उधर देखने में. जी और जो मेरी बातें लेस्ली से हुई थी इवन बाद में ओके उनके घर में कलकत्ता में, जी लेस्ली का हर वक्त यही कहना था कि हम भी जीत सकते थे. एंड लेस्ली फिर तीसरे स्कॉच के बाद उनका ये भी मानना था कि वो भी अच्छी टीम थी, वो भी अच्छा खेल गए, तो वो पहले वाले पैक में नहीं होता था, वो तीसरे में आ जाता था. बट ही वॉज अ रिमार्केबल पर्सन. एंड उन्होंने भी पृथ्वीपाल के बारे काफ़ी कहा था कि यंग था, और हम कभी कभी उसको हिला देते थे कि भाई कहाँ हो. जी उसका वही था कि भाई गोल्ड लेना है. ओके अब अगर फाइनल पहुंच गए हैं, और एक इंसान, एक प्लेयर जो यंग भी है और पंजाब के सिस्टम में से निकला है, यूनिवर्सिटी खेल के, कॉलेज खेल के, पीएयू खेलता था जी पीएयू में पढ़ा हुआ है जहाँ लुधियाना में, ओके एंड वो चाहता था कि वो गोल्ड मेडल ले. कहता उसका चाहना वॉज अ डिफरेंट लेवल. वो क्यों चाहता था उस समय, आई डोंट थिंक कोई प्लेयर रियलाइज करता था उतना, क्योंकि प्रिंसिपल खुलता न थी कभी किसी के सामने नहीं हो, कभी ओपनली बात करता था. आई थिंक वही राइवलरी वहाँ से उठी, फिर 64 में गई, फिर 68, एंड बाद में तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. इंडिया पाकिस्तान मैचेस वर ब्रिलियंट एंड समटाइम्स एक्सट्रीमली वन साइडेड. जी पाकिस्तान वाज अ मच बेटर टीम. बाद में 84 के बाद बहुत ही बेहतरीन टीम बन गई थी. आप 82 देख लो, 80 देख लो, 82 एशियन गेम्स देख लो, 82 बॉम्बे वर्ल्ड कप देख लो. फिर हम थोड़े 10 साल के बाद वापस आए, एंड शुरुआत वहीं से हुई थी. सो इट वाज समथिंग दैट प्रॉप्ड द स्पोर्ट अप, कि वो स्पोर्ट को अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाता था, वो इसलिए देखा जाता था कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच कब है. बिल्कुल. एंड उसी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियंस फॉर लाइक 4 times. हो गया, और इवन वो रिकॉर्ड किसी का भी नहीं. जी नेदरलैंड्स और पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन का फेवरेट्स कहा जाता था हर वक्त. जी तो ये जो हमने देखा है कि व्हेन यू आर प्लेइंग अब्रॉड, उस वक्त तो इतने ज़्यादा आप अवे मैचेस भी खेलते नहीं थे, अब्रॉड टूर्स भी नहीं होते थे. परहैप्स एशियन गेम्स हो गए या कुछ टेस्ट मैचेस हो गए, या सबसे बड़ा पोडियम है, मंच है आपके लिए ओलंपिक्स, वेयर यू कैन एक्सप्रेस. लेकिन प्रिथिपाल वाज नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव वेयर इट कम्स. बाकी के जो प्लेयर्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू सेलिब्रेट. तो ये एकदम म्यूटेड सेलिब्रेशन रखना, और ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा स्कर्मिशेस भी रहती थी, भिड़ जाते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी, काफ़ी आपने मेंशन भी किया है इन द बुक. सो
ये किस तरीके से पृथ्वीपाल द प्लेयर और एक यंगस्टर को डिफाइन करता था? अगेन वो आपको थोड़ा बहुत ननकाना से जोड़ना पड़ेगा। Okay. एंड मुझे लगता है कि पृथ्वीपाल का रवैया नॉर्मली एज अ प्लेयर वाज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स। कोई भी टीम खेल रही हो, जी 10%, 20%, 30% बढ़ जाता था जब पाकिस्तान खेलती थी। तो जो फिजिकलिटी थी वो उस समय गेम को डिफाइन करती थी। ओके सेंटर फॉरवर्ड्स को आप भूल जाइए, वो इतने फिजिकल नहीं होते थे बिकॉज जी। वो इतने लंबे भी नहीं थे उस समय के। सारे नॉर्मली मीडियम हाइट के होते थे। मिडफील्ड वाज वेरी वेरी फ्लैम्बॉयंट। उस तरह से चरणजीत वाज एक्सेलेंट प्लेयर। 64 के कप्तान जो थे, 60 में भी थे वो। हाँ जी लेकिन जो फुल बैक होते थे उनका काम फिजिकलिटी था। ओके एंड इवन दो आप कह सकते हैं कि गुरबख्श इतने फिजिकल नहीं थे, जी लेकिन पृथ्वीपाल को डिफाइन ही उस तरह से किया गया फ्रॉम हिज इंटर कॉलेज डेज। ओके आप यूनिवर्सिटी के थोड़ी बहुत फाइल्स अगर खोलेंगे तो उस समय यही लिखा होता था कि he defied the odds, he defied the opposition. ओके I think because words कम होते थे उस समय, जी तो आप डिफाइड लिख देते थे। बट उस समय डिफाइड की जगह अगर आप थोड़ा सा आज की तारीख में वही इंटर कॉलेज मैच को आप रिपोर्ट करोगे तो आप लिखोगे दैट ही वाज एक्सट्रीमली फिजिकल इन द गेम्स। तो वो फिजिकलिटी उनका एक डिफाइनिंग पॉइंट, एक डेफिनेशन, एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी एज अ प्लेयर बन चुकी थी। और उसके बाद जो फिजिकल होता था उसके पास अगर हिट थी जी तो वो पेनल्टी कॉर्नर्स लेता था। एंड पृथ्वीपाल का पेनल्टी कॉर्नर देन बिकेम ऑलमोस्ट वर्ल्ड फेमस। टीम्स यूज टू प्रिपेयर कि भाई इसको रोकें कैसे, ओके क्योंकि उनके पास एक चीज़ थी कि वो डायरेक्ट हिट पे एंगल ढूंढते थे। डायरेक्ट हिट पे एंगल ढूंढना बहुत मुश्किल है। ओके कोई आज के तारीख में अगर आप परगट से पूछें जी तो वो भी कहता है कि यही नहीं मालूम होता था कि बॉल जाएगी कहाँ। हम सोच लेते हैं कि लेफ्ट और राइट में डालेंगे, जी कभी कभी इधर उधर हो जाती है। आप दिलीप तिर्की प्रेसिडेंट से पूछिए कि आपके डायरेक्ट हिट, और कई गोल मैंने देखे उनके, ओके वो भी बाद में कहते थे कि अगर आप पूछ लेते थे कि लेफ्ट में गया तो कहते नहीं मैं सोचा था कि राइट में जाएगी। तो पृथ्वीपाल का ये उस समय लोग मानते थे कि अगर उसने लेफ्ट चुना है तो वो लेफ्ट में ही डाल रहा है। ओके सो वो एक जो कैरेक्टर था, वो जो एक स्किल और टैलेंट था, वो इंडिया को और ऊपर ले गया। स्पेशली 64 एंड 60 एंड 68 ये जो 3 ओलंपिक्स थे उस समय, आई थिंक वो डिफाइनिंग पॉइंट हो गया था टीम में। कभी कभी ये सोच के मैं ये सोचता हूँ कि अगर पृथ्वीपाल नहीं होता उन टीमों में हाँ जी तो हम कहाँ होते। और ये थोड़ा सा ना एक अजीब सा वो लगता है, क्योंकि जो आदमी इतना टॉप स्कोरर रहा हो, हर जगह गोल कर रहा हो, उसके बगैर टीम कहाँ होती। बिल्कुल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, एंड आई थिंक ना ही इमेजिन करें तो अच्छा। ये अश्विनी सिंह जो उस वक्त के सिलेक्टर भी थे, अश्विनी कुमार। कुमार, हाँ। उनके साथ जो उनका रिलेशन था पृथ्वीपाल का, वो उतना कॉर्डियल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा वो आउटस्पोकन थे और शायद कोई और प्लेयर इतना डेयर नहीं कर सकता कि यू जस्ट गो आउट एंड स्पीक द वे ही स्पोक। उसकी वजह से 1968 की जो टीम थी उसके सिलेक्शन में भी कुछ इश्यूज हुए। हमने पहली बार वर्ल्ड हॉकी में 2 कैप्टन पॉलिसी भी देखी। एंड उसके बाद से एक करियर भी जो है वो उनका जो फैसला था शेप किया। उसके बाद पूरी पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है। इनफैक्ट उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग ट्रैक पर चली जाती है। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्या था, वो दो लोगों की आइडियोलॉजिकल क्लैश थी। क्योंकि अश्विनी कुमार भी भाई पुलिस चीफ भी थे और पंजाब पुलिस के, और इसके अलावा सिलेक्टर थे, तो वो नाक भी शायद वो ईगो भी बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी, जो शायद उस दशक में ज़्यादा होती थी। आप हमने कुछ और भी किस्से सुने हैं, नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स में भी वो चीज़ें, हॉकी और फुटबॉल में भी ये सुना है। तो वहाँ पे ये इसके बीज कहाँ से आए थे सर? अश्विनी, जितना मैं मिला उनसे, अब मैं तो बहुत लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर, किताब को भी लेके उस समय जब वो ज़िंदा थे, आई थिंक उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई थी, बट उनकी क्लैरिटी और वो जो याददाश्त थी वो परफेक्ट थी। ओके मैं उनको फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो रहते थे, मैं वहीं मिला था उनको। जी और मैंने उनसे, मेरा वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस वाज कि पृथ्वीपाल को आप कहाँ रखोगे, जो हम टॉप 10 की बात जी करते हैं। जी अब
एक इवेंट मैंने किया था टॉप 10 सिख्स ऑफ ऑल टाइम, सिख प्लेयर्स। ओके। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था, कई लोगों ने कहा था कि सिर्फ सिखों के बारे क्यों आप कर रहे हो, तो मैंने कहा इट्स नॉट मैं क्यों कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ लिस्ट कि टॉप 10 सिख प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम कौन से हैं। जी। अश्विनी कुमार वहाँ चीफ गेस्ट थे, ही हैड वेरी अग्रीड टू कम, लेकिन ये बातचीत उनके घर पे हुई थी। ओके। तो मैंने जब कहा पृथ्वीपाल को आप कहाँ रखोगे, तो उन्होंने कहा था पृथ्वीपाल वॉज जस्ट पार्ट ऑफ द टीम। ओके। सो वो जो जवाब था दैट एक्चुअली गेव मी द आंसर कि हम कई बार छोड़ देते हैं ना कि इतने साल गुजर चुके हैं, मतलब पृथ्वीपाल भी नहीं है, जी। आप हो, आप प्रेसिडेंट होते थे, आप पुलिस चीफ थे पंजाब के, और अभी भी आपको लगता है कि पृथ्वीपाल के बारे में इतना क्यों बोलूं। लेकिन वो पर्सनालिटी क्लैश तब से शुरू हो गई थी, क्योंकि पृथ्वीपाल का एक वो था कि भाई जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे ये अश्विनी बोल रहा हो या चाहे और कोई बोल रहा हो। And he didn't agree on certain policies, he didn't agree on certain selection areas. जी। 68 में पृथ्वीपाल had to actually stand up and say मुझे कप्तान बनना है, ओके। मेरा हक है, मैं 60 खेल चुका हूँ, 64 टॉप स्कोरर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एंड आई शुड बी कैप्टन, एंड एवरीबडी बिलीव्ड इट दैट ही शुड बी कैप्टन। इनफैक्ट 64 में तो कई लोगों का रिपोर्ट्स में मानना है कि उसको टीम से भी ड्रॉप किया जा रहा था। ओके। मीडिया ने बचाया, इतना लिखा उस समय कि हाउ कैन यू ड्रॉप हिम, इवन इन 68 द मीडिया अगेन रोट हाउ कैन यू नॉट मेक हिम कैप्टन, बट बिकॉज देयर वाज अ पर्सनालिटी क्लैश, तो गुरबख्श केम इन। ओके। मेरा एक और यहाँ पर वो है कि आई डू बिलीव एंड आई डू थिंक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड आई नो गुरबख्श वेरी वेल, it was a great opportunity for Gurbaksh to just step back and say Prithipal deserves it, जी। जो कि नहीं हुआ। एंड आई थिंक ये जो दो कप्तान की पॉलिसी आप जो कह रहे हो, जो कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ है, वर्ल्ड में भी नहीं हुआ है कभी किसी हॉकी टीम के साथ, वो नहीं होता। ओके। ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि गुरबख्श और अश्विनी ने डिसाइड किया होता कि अगर गुरबख्श बन गया तो ठीक है, अदरवाइज दोनों बनेंगे। ओके। And that affected the team's performance in 68. टीम एक्चुअली डिवाइड हुई थी। कुछ लोग ऑब्वियसली जब आपके पास दो कप्तान हैं तो कुछ प्लेयर्स पृथ्वीपाल को चाहते हैं, कुछ प्लेयर्स गुरबख्श को करेंगे। जब टीम सिलेक्शन होती है, पॉलिसी होती है, प्ले होती है, आप दोनों एक ही पोजीशंस में खेल रहे हो, आप पीछे डिफेंस में हो, कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, मेंटली अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स द टीम। जी। एंड वो जो ब्रॉन्ज मेडल था, आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये पहला मौका था जब इंडिया ओलंपिक्स के फाइनल में नहीं नहीं पहुंची थी, 1968 का जो ओलंपिक्स था। उसके बाद पृथ्वीपाल टुक द डिसीजन टू क्विट हॉकी, बट ही वाज एसोसिएटेड विद हॉकी, ही स्टेड विद द गेम एज अ सिलेक्टर। तो उनके एक सिलेक्टर के तौर पे जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन हॉकी है, हाउ डू यू रेट इट? नो, वेरी हाई, बिकॉज अगेन वो पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो कभी भी इस तरह से नहीं लेगा कि कोई प्लेयर 10% कम है तो वो टीम में आ जाए। जी। क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ। और ये मिसिंग है, काफ़ी समय तक ये मिसिंग था इंडियन हॉकी से, बहुत ज़्यादा, इंडियन स्पोर्टिंग कल्चर से। ही ब्रॉट इन दैट कि भाई अगर मैं टेबल पे बैठा हूँ, मैं सिलेक्टर हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी है, मैं यहाँ सिर्फ साइन करने नहीं आया हूँ। ये सब कहते थे उस समय। एंड इवन जब 75 की भी जब टीम सिलेक्ट हुई थी, इट वॉज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस कि कौन परफॉर्म करेगा, कहाँ करेगा, किस तरह से टीम मेकअप होगा। बलबीर सीनियर कोच होते थे जी। एंड एक दो बार मुझे लगता है बलबीर सीनियर ने भी, मुझे याद है, मुझे कहा था कि कुछ एक आध प्लेयर्स के ऊपर हमारा थोड़ा बहुत वो हुआ था, बट पृथ्वीपाल ने कहा था कि अगर आप इस पोजीशन में खिला लोगे जी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सही रहेगा टीम के लिए। आप जिस पोजीशन में इस प्लेयर को खिलाना चाहते हो वहाँ शायद वो ठीक नहीं है, तो तभी वो सिलेक्शन हो पाएगी। अच्छा। सो ही वाज आल्सो वेरी ग्लैड दैट समथिंग लाइक दैट happened and Prithipal was willing to contribute, not just कि ये टीम है, he was also willing to say कि ये प्लेयर यहाँ अगर खेल लेता, लेफ्ट बैक अगर आप ना खिलाओगे, आप उसको राइट पे खिला लोगे तो मे बी इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छी रहेगी जी। So a lot of that was contributed or went to his this thing of the 75 World Cup team winning also because he was the chief of selectors. I think वो ही है कि मतलब वो जो कल्चर था कि भाई अगर आप चीफ सिलेक्टर हो या सिलेक्टर हो,
यू आर नॉट देयर जस्ट टू मेक अप द नंबर्स, जो कि हम कई बार देखते हैं कि सिलेक्टर्स हैव अ रोल बट दे डोंट हैव अ रोल. जी. बट पृथ्वीपाल वाज द ऑपोजिट ऑफ दैट. एंड उसके बाद 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, द लास्ट गोल्ड मेडल इंडिया हैज़, उस 8 में से आखिरी 80 में आया. उस वक्त कितना उनके पास पावर था, एंड वाज ही दैट मच इन्वॉल्वड इनटू इंडियन हॉकी? He was more involved in the university part. जी. By the time वो PIU ज्वाइन कर चुके थे, एंड पंजाब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लुधियाना में. और लोग अभी भी कहते हैं कि अगर आप वहाँ घास में थोड़ी बहुत अगर कम कटती थी या कहीं ज़्यादा हो जाती थी तो वो एकदम चीखने चिल्लाने लग जाते थे. उनको घास चाहिए था कार्पेट की तरह. ओके. खुद पानी डालने चले जाते थे, खुद सुबह 6 बजे इंस्पेक्ट करते थे कि हॉकी ग्राउंड, क्योंकि टर्फ था नहीं जी. ग्रास पे होती थी. खुद ही देखते थे, खुद ही एरियाज़ को जाकर टच करते थे कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या है. वही ट्रेजेडी है जो कि हम बाद में बात कर सकते हैं कि वो जो कंट्रीब्यूशन था जो कि बाद में ब्रिंगिंग अप अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ब्रिंगिंग अप अ कॉलेज स्टूडेंट, फिगरिंग आउट टैलेंट, वो हाथ से निकल गया. जी. इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा वही एक कभी कभी नज़र आता है कि जो आदमी और 20 साल कंट्रीब्यूट कर सकता था जी. इन अ गेम दैट ही डोमिनेटेड. हम्म. I think he would have dominated the inter-college, inter-university scene as a talent spotter, जी. as a person जो प्लेयरों को बनाता है, जोड़ जाड़ के, जो टूटे हुए टुकड़ों में आते हैं, जो हम देखते हैं किसी के पास ये स्किल है, किसी के पास ये टैलेंट नहीं है, उसको किस तरह से बनाना है. आई थिंक दैट वाज द बिग लॉस. और ऑरा कैसा था उनका? स्टूडेंट्स का तो यही मानना था कि भाई अगर वो चल के यूनिवर्सिटी के बीच में से जाते थे अपने ऑफिस से और कहीं जा रहे हैं तो वो अगर स्टूडेंट्स सारे खड़े हैं, और इसी तरह से उन्होंने मुझे कहा था, स्टूडेंट्स सारे ऐसे सारे कोने में आ जाते थे एंड यूज्ड टू वॉक थ्रू द मिडल. बहुत कम बात करते थे किसी से, अनलेस समबडी किसी ने बोल दिया कि पाजी जी. कुछ काम है. उनके ऑफिस नॉर्मली खुले रहते थे. ओके. एंड discipline was his main this thing. I think in the end वो जो उन्होंने एक डिसिप्लिन को पकड़ के रखा, आयरन हैंड, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हुए, that led to a lot of problems, complications. But the aura was always there. Prithipal Singh was considered a jewel of PAU Ludhiana. ओके. He was considered somebody जिसके कारण PAU का नाम है. जी. ठीक है, PAU का नाम काफ़ी बन रहा था बिकॉज वो सारे साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के वहीं से प्रोड्यूस हो रहे थे जो बाहर जाते थे. जी. बट पृथ्वीपाल वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. उसका ऑरा यूनिवर्सिटी को और कहीं ले जाता था. जब स्टूडेंट आता है, वो जब देखता है कि ये इंसान मेरे सामने 3 ओलंपिक मेडल लेके खड़ा है और यही काम करते हैं, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ हर दिन होंगे, सो आपका एक डिफरेंट वो हो जाता है कॉलेज के बारे, यूनिवर्सिटी के बारे. मतलब आप प्लेयर ना भी हो तो भी आप उसको एक बहुत रिस्पेक्ट से देखते हो, जो कि आप नॉर्मल एक प्रोफेसर को ना देखो. सो दैट ऑरा आई थिंक कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू PAU. और वहीं से कहीं ना कहीं जो उनका ऑरा था और जो उनका जो आप आयरन फिस्ट, उनका जो रवैया था, स्टार्टेड विद दी स्कर्मिशेस एंड जो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ विद दी स्टूडेंट यूनियन के साथ. तो ये स्टूडेंट यूनियन का जो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ था, इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स आते हैं. एक तो पृथ्वीपाल सिंह रंधावा और दूसरा PRA सिंह. ये दोनों क्या थे? और आपने बुक में काफ़ी डिटेल में बताया भी है इन दोनों के बारे में. रंधावा वाज अ वेरी गुड ओरेटर और PRA तो एक नेशनल लेवल के प्लेयर भी थे. तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा सर कि ये क्यों स्कर्मिशेस, ये फ्रिक्शन स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब एक बड़ा, इतना बड़ा लेजेंड यूनिवर्सिटी कैंपस में है, दैट टू हेडिंग द स्टूडेंट वेलफेयर बॉडी, तो वो शुरू कहाँ से हुआ फ्रिक्शन? आई थिंक अगर स्टूडेंट्स वेलफेयर से हटा दिए जाते तो शायद कहानी अलग हो जाती. जी. ये आप बाद में सोच सकते हैं, व्हेन यू सी हिस्ट्री इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स. लेकिन 78-79 में जो पर्सनालिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में होती है, और ये सब हमने अपने अपने स्कूल और कॉलेज के करियर्स में देखा भी है. आप किसी प्रिंसिपल से भिड़ जाते हो, आप किसी टीचर से भिड़ जाते हो, किसी प्रोफेसर से भिड़ जाते हो, क्योंकि आपके थॉट्स नहीं मैच कर रहे हैं. आप एक अलग किस्म से सोचते हो, आपका योर ब्लड बॉइल्स एट अ डिफरेंट लेवल. जी. ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेसर का ब्लड उसी लेवल पे बॉयल करेगा, देन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम.
आई थिंक ये जो प्रॉब्लम थी वेयर ही वॉज नॉट विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत चीज़ों को देख के अनदेखा कर दें, जी, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि यहाँ खड़ा होना तो यहीं खड़ा होना है, ओके, अगर आपने एक पैर इधर रख दिया तो प्रॉब्लम है। यही चीज़ बिकेम अ बिग प्रॉब्लम एंड प्लस उनका जो ये एक था कि स्टूडेंट्स यूनियन नहीं होना जी, चाहिए। आपका कोई काम नहीं है यूनियनबाजी करना, आपका दो काम है, एक आप पढ़ाई करना है और अगर अच्छे खासे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, सॉरी अच्छे खासे प्लेयर हो तो प्लेयर बन जाओ। जी, ये दोनों के अंदर और इसके बाहर देयर वाज नो लाइफ। जब से प्रिथिपाल सिंह रंधावा बिकेम a leader, a student leader who came in, who was also a magnificent orator. सब कहते हैं कि हाँ वो जब बोलने लगता था तो भीड़ खड़ी हो जाती थी, ओके, सारे आ जाते थे कि रंधावा आज क्या बोल रहा है, एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर। PSU खड़ा हो रहा था, PSU was becoming popular, the Marxism was rising in its own way in Punjab, ओके, and he was the figurehead. He became the all in all of the PSU at that time. उनका और रंधावा का नहीं बना। जी, कई बार है कि दोनों मिलने की भी कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं जमती है, एंड फाइनली दे गो देयर ओन वे। ओके, इस बीच में PSU के अपने पॉलिटिक्स हैं, इस बीच में दे आर पीपल हु डोंट वांट रंधावा बट दे हैव नथिंग टू डू विद प्रिथिपाल सिंह द प्लेयर, जी, और वो मर्डर हो जाता है जहां उनको एक एम्बेसडर गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। आज तक नहीं मालूम पड़ा कि उनको मारा गया या वो डिक्की में ओके, एम्बेसडर की सफोकेट हो जाते हैं। ये अभी भी एक ग्रे एरिया है। एंड दिस वाज इन 1979, 79, and this is something that you keep checking जी, and nobody has a direct answer to it, so you are left in that flux. But Prithipal the player had nothing to do with Prithipal Singh Randhava's murder. बट एवरीबडी थॉट, Because if you and me have a problem and we are the figureheads, हाँ जी, I am the big guy in the university, you are the big guy of the union, हम दोनों में प्रॉब्लम है और कल आपको कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं यार कुछ ना कुछ होगा, इन्होंने करवा दिया क्योंकि इन दोनों में नहीं बनती है। जी, That slowly became a festering wound for Pratipal. People looked at him suddenly very differently. ओके, Of course, there was a lot of people who looked at him still with respect. लेकिन जो PSU था ना वो थोड़ा सा एक अजीब तरह से प्रिथिपाल सिंह द प्लेयर की तरफ देखने लगा कि इसने करवाया था, इससे बचो। शायद प्यारा अगर सीन पे नहीं आता, शायद प्यारा अगर PIU में नहीं होता तो मे बी प्रिथिपाल्स लाइफ वुड हैव कैरिड ऑन, मे बी पीपल वुड हैव फॉरगॉटन। बट प्यारा का जो राइज था जी, that was almost similar to Randhava's. ओके, He was not only a great student or brilliant, but he was also a brilliant handball player. वो 82 एशियन गेम्स की टीम में फिर इवन दो रिजर्व थे, बट रिजर्व बनना भी बहुत बड़ी चीज़ है। 16-17 प्लेयर या 12 प्लेयर जो हैंडबॉल में होते हैं। तो उस वक्त हैंडबॉल में सर या जो वर्चस्व हुआ करता था स्पोर्ट्स में, डोमिनेंस किस स्टेट की ज़्यादा होती थी, पंजाब की? पंजाब के उस समय पंजाब एंड PIU की टीमें बहुत अच्छी होती थी। जी, प्रिथिपाल का हवस रहता था कि इंटर यूनिवर्सिटी जीतना है, इंटर कॉलेज जीतना है, आपको टीम अच्छी बनानी है, आपके प्लेयर्स की ट्रेनिंग उस तरह से। आप ये भी सोचो कि एक नॉर्मल कोच नहीं थे, वो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स डायरेक्टर की तरह नहीं थे, जी, जबकि वो वाला पोजीशन भी वो थोड़ा बहुत कर ही लेते थे। जी, वो ओलंपियन की तरह थे। ओके, एक वो ओलंपियन जो 3 मेडल ले चुका है, एक ओलंपियन जो 3 बार हाईएस्ट स्कोरर रह चुका है, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग, उसका एक्सपेक्टेशन लेवल अलग है। जी, तो एक अगर नॉर्मल कोच होता तो एक्सपेक्टेशन अलग होती, जी, बिल्कुल। बट हिज ओलंपियन एक्सपेक्टेशन somehow didn't match sometimes. It also didn't match the students' thinking. So प्यारा का बस बहुत सिंपल सवाल था कि भाई तुम अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे प्लेयर हो, PSU कहाँ से आ गया? प्यारा के लिए उनका सवाल रहता था कि भाई इसमें क्या ज़रूरत पड़ी है? तो वो धीरे धीरे वो जो एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती थी वो टॉक्सिक हो गई। और कुछ उनके अराउंड भी जो लोग हुआ करते थे, जैसे जो प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स में ही थे, इन्वॉल्व थे, जिनको प्रिथिपाल का थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट हैंड रहता था, वो भी थोड़ा सा वो उस तरीके से वो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में चलता था। थोड़ा बहुत आके प्रिथिपाल को कुछ बोल देना कि भाई ये प्लेयर ऐसा कर रहा है, प्यारा ऐसा है, पैसा है। तो आप जितने भी आपके पास विजडम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास आपने ज़िंदगी काफ़ी देखी हुई है, आप फिर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाते हैं। बट
लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि प्रिथिपाल ने जाके कभी कुछ नहीं किया. He never took on anyone. जी. But yes, if he disliked you, he was very open in saying, आप मुझे पसंद नहीं है और जो आप काम कर रहे हैं वो भी मुझे पसंद नहीं है. जी. ये मुझे लगता है हर स्टेट में, हर कल्चर में थोड़ा अलग होता है. पंजाब में थोड़ा अलग होता है. जब आप किसी को कह देते हो कि भाई तेरा काम मैनू पसंद है नहीं, जी. सो आप थोड़ा एग्रेसिवली ले लेते हो. ओके. मे बी डाउन साउथ इट इज़ टेकन डिफरेंटली, मे बी उड़ीसा, बंगाल इट इज़ टेकन डिफरेंटली. भाई ये क्या है, आपको मेरा पसंद नहीं है तो नहीं है. पंजाब में इट टेक्स ऑन अ डिफरेंट टोन. जी. वो टोन अलग हो गई एंड प्यारा बिकेम अ काइंड ऑफ एन एनिमी फॉर बोथ ऑफ देम. ओके. कि भाई आई कैन नॉट एग्जिस्ट विद दिस गाय अराउंड. एंड उसके बीच में दैट हॉस्टल में ये जो शूट आउट हुआ, जो फाइट हुआ 2 खेमों में, हॉस्टल 3 और हॉस्टल 4 के बीच में, बंदूकें भी चली, गोलियां भी चली, वो किसके किसके बीच में था? और हॉस्टल में ये जो 2 हॉस्टल 3 और 4 था, ये किसके, क्या कोई फॉर अगेंस्ट वाले लोग ऐसा थे? कुछ नहीं था. जी. बाहर के स्टूडेंट्स भी घुस जाते थे, बाहर के एलिमेंट्स भी आ जाते थे. जी. प्रिथिपाल को ये पसंद नहीं था. ही वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ द हॉस्टल्स एट दैट टाइम एंड ही डिडंट लाइक कि बाहर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. ये रोकना बड़ा मुश्किल था. गेट्स वर मोस्टली ओपन. आपको यही नहीं पता चलता था कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा नहीं है. एंड इसके बीच में वो स्कर्मिश हो जाता है. एक बार पहले भी गोलियां चली थी एंड प्रिथिपाल वाज ब्रॉट इन एंड ही काइंड ऑफ रिस्टोर्ड ऑर्डर. ओके. बट ये वाला जो कांड हुआ उस समय जब प्यारा को लेके हुआ और प्यारा उस समय बाहर आ गया बैल्कनी में और उसने कहा कि कौन मैनू मार सकता है, देख लो. जी. तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जब किताब आ गई थी तो देवर कॉल्स दैट केम इन फ्रॉम ऑल ओवर ऑलमोस्ट द वर्ल्ड विच टोल्ड मी कि भाई योर वर्जन इज राइट बट देयर वाज अ सेपरेट वर्जन ऑल्सो. जी. जो कि जिनसे मैंने बात की थी तब तक वो वर्जन नहीं मुझे नहीं बोला गया था. वो वर्जन ये था एंड दिस इज समथिंग दैट केम फ्रॉम अ प्रोफेसर ओके. हु कॉल्ड मी फ्रॉम बैंकॉक वन नाइट. वो वहाँ पे हैं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की. जी. उन्होंने कहा कि जब प्यारा बैल्कनी में आ गया तो उसको सिर पे मारा उन्होंने. अच्छा. किसने मारा? वो जो राइवल स्टूडेंट गैंग था, ओके. हु डिडंट लाइक प्यारा, प्यारा. who also had, if in a way अगर आप कह सकते हैं, the support of Prithipal. But the support was not to hurt or kill somebody. बिल्कुल. It was just a support. हाँ जी. कि भाई ये ठीक है, मेरे बंदे ने, मेरे लोग हैं ये. ठीक है. तो वो गिर जाता है एंड गिरते गिरते भी वो कहता है कि मार के देख लो, क्या कर सकते हो. ओके. वो उसको घसीटते हुए लॉन में ले जाते हैं. यहाँ पे जो आई विटनेसेस जिन्होंने मुझे बताया बाद में, जो कि इनकॉर्पोरेट होगा अगले एडिशन में, उन्होंने कहा कि उसको लॉन में ले गया और वहाँ पे जाके प्यारा फिर माफ़ी मांगने लग गया. ओके. कि मेरे तो गलती हो गई, मैनू छड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं गलती हो गई मेरे से, नहीं करूँगा. जी. और वहाँ सडनली somebody takes a gun out and shoots him while he's asking for mercy, while he's asking for forgiveness. जो भी होता है वो, जी, जी. कि भाई माफ़ी मांग रहा, उसको उन्होंने गोली मार दी वहाँ पे. एंड ही डाइज लेटर इन हॉस्पिटल बिकॉज वो छर्रे वाली गोली है जो होती है, जो 6, 7, 8 आपके बॉडी में चली जाती है. लेड पॉइजनिंग होती है उससे. आप उसी समय आप नहीं मरोगे, बट आपको जब हॉस्पिटल एंड द केयर इज नॉट राइट, 3-4 दिन के बाद ही डाइज. एक और चीज़ जो कि किताब में, एंड इसका मेरे पास फैक्चुअल वो नहीं है, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट. जो लोगों ने प्यारा को मारा, ये भी मुझे एक फ़ोन कॉल पे ही बताया गया एंड आई डोंट हैव एनी फैक्चुअल बेसिस टू पुट इट. ये जाके बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बने. ओके. And they retired as professors and head of departments, the people who actually killed Pyara that night. So, they were the same students. Students के बीच में इस skirmish था. But आप उसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हो कि यार murderer becomes professor, head of department, and nobody is there to challenge it. But प्यारा की जो death है, that वो पूरा it shook the PSU. Completely. It was something that
पीएसयू पूरे स्टेट में हिल गई जी। और पूरे स्टेट की पीएसयू हैड अ मीटिंग एंड दे सेड कि वी विल फिनिश प्रिथिपाल विद इन 30 days। और इन सब चीज़ें जब हो रही थी तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू प्रिथिपाल्स माइंड, और उनका क्या बिहेवियर था, ही बीइंग हिम, जैसे उनकी आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके से ही लिव्ड हिज लाइफ इन अ सर्टेन वे, नेवर बैक डाउन काइंड ऑफ एटीट्यूड। बट एक ऐसा स्टूडेंट यूनियन का लीडर मरता है जो एक अकम्पलिश्ड एथलीट भी है, बट कहीं ना कहीं अब उसके दोबारा उनके ऊपर वही सेम एक्यूजेशंस आएंगे। उस दौरान वो क्या महसूस कर रहे थे? कुछ अकाउंट आपको उसका भी मिला? जिन लोगों ने उनको एडवाइस दिया था उस समय, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि आप एक बार हॉस्पिटल चले जाइए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा मत जाइए, ओके। इतनी ज़्यादा एनिमोसिटी होगी कि यू माइट। स्टूडेंट्स वहाँ हैं, जी। पीएसयू भरा पड़ा है वहाँ पे। हाँ जी। मुझे जो लगता है कि जब आप उस स्टेचर के हो, जब आपको पता है कि आपने कोई गलत नहीं किया, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी एक पर्सन के साथ, जो अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि व्हेन यू थिंक इट लेटर, एक अगर वो चले जाते मे बी डिफ्यूज हो जाता सिचुएशन। अगर वो जाके स्टूडेंट से मिल के प्यारा के पास बैठ के या जो भी उनको करना था, जो कि मुझे लगता है कि इतना तो कुछ बोलते नहीं, बट एटलीस्ट उनका जो प्रेजेंस है दैट वुड हैव प्रोबेबली ब्रॉट द सिमरिंग डिसकंटेंट, एंगर जो भी है वो थोड़ा बहुत नीचे हो जाता। जब वो नहीं गए देन इट वाज वेरी सेफ एंड वेरी इजी टू अज्यूम कि भाई वो इसलिए नहीं आए क्योंकि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके। सो वही आई थिंक द गेम चेंजेस completely there only for Prithipal. एंड उनके प्रितिपाल के डेथ के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही May 20th he was killed. he was shot dead. तो वो, और उसके पहले भी एक काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हुई। ही कंप्लेन टू द वाइस चांसलर ओवर देयर, पुलिस को भी उन्होंने रिटन एक लेटर लिखा, कंप्लेंट्स दिए कि ये कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और जैसे आपने बुक में भी मेंशन किया है, द नेम ऑफ 16 लोग स्टूडेंट्स, ही वांटेड देम टू बी रस्टिकेटेड क्योंकि दे कुड बी दी नेफेरियस एलिमेंट्स। लेकिन उस वक्त जो पुलिस थी और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा डाइसी लगता है इसमें। और तो ये क्या चल रहा था दूसरी तरफ? क्या एक तरीके से वाइस चांसलर वाज स्टैंडिंग जस्ट अगेंस्ट प्रितिपाल, या उनकी बातों को उतना ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे? और पुलिस तो जैसे आपने बुक में भी मेंशन किया कि पुलिस इन अ वे दे वर हैंड इन ग्लव। It is also an ego issue between the VC and Prithipal. Okay. क्योंकि Prithipal also threatened to go to the governor. Okay. उस समय जी। कि आप नहीं मेरी बात सुन रहे हो तो मैं वहाँ चले जाऊँगा। जी। और तो वही होता है कि चले जाइए, आपको जो करना आप कीजिए। Prithipal again the inflexible person, the one who wants it a certain way. Again 16 players on the list, 16 students on the list. And if, just imagine if Prithipal would have spoken to them, ठीक है, things would have probably changed. जी. But he wanted them to be rusticated. And rustication is not something that a union will ever allow. Obviously. Nobody will allow. जी. इतना आसान नहीं होता है। लेकिन to demand rustication also led to different problems. That this man needs to be finished. Otherwise he is not going to step back. वो हम पीछे नहीं हटेगा। ये इसका एक जो वॉर है हमारे अगेंस्ट, जो पीएसयू के अगेंस्ट, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, ये चलता रहेगा। तो इसको ख़त्म करना फॉर पीएसयू इम्पॉर्टेंट है। इसको ख़त्म करना क्योंकि मुझे प्यारा का रिवेंज लेना है जी, वो इम्पॉर्टेंट है। पुलिस का रोल, जब आप पुलिस के पास कंप्लेंट करते हो और जब आप प्रिथिपाल सिंह कंप्लेंट करते जी, बिल्कुल, वो एक अलग चीज़ होनी चाहिए, जबकि वो नहीं हुई। That too, he was working with Punjab Police. Yeah. He was a former Punjab police. And even though the police were in the university, जी, but they were never around him. It was almost like कि भाई देख लेते हैं क्या होगा, ऐसी भी कौन सी बड़ी चीज़ है, कौन किसको गोली मारेगा। प्रिथिपाल्स ओन बिहेवियर इन अ सेंस कि भाई कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे मार सकता है, ऑल्सो लेड टू
whatever happened. कई लोगों ने कहा भी छुट्टी पे चले जाओ, कई लोगों ने कहा महीने भर के लिए कहीं चले जाओ, लेट द सिचुएशन बी अंडर कंट्रोल, लेट इट डिफ्यूज. आप नहीं होगे, स्टूडेंट्स आपको नहीं देखेंगे, पीएसयू आपको नहीं देखेगी, आपके साथ 1-to-1 नहीं होगा, तो थिंग्स विल काम डाउन. ही डिडंट बिलीव इन दैट. And what led to May 20th, I think, is a series of, I don't know if I can call it mistakes, but a series of mishaps that happened, a series of wrong decisions that were taken. Prithipal, the administration, the VC, the PSU, the students, all of that culminated in what really happened on May 20th. एंड वो जब अपने ऑफिस पहुंच रहे थे, ऑन अराइव ही किए थे, व्हेन ही वाज शॉट एट, तो पहली गोली उनके चेहरे पर मारी गई, फेस पर, फिर उसके बाद उनको एक पीछे से गोली मारी गई. 2 लोग थे, कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि शायद 4 लोग भी थे. आपने बुक में मेंशन किया कि वो .12 बोर की भी कैलिबर की भी गोलियां थी और .22 कैलिबर की भी गोलियां थी. तो आपने जब बातचीत की, व्हेन यू रिसर्च्ड, व्हेन यू इन्वेस्टिगेटेड, तो ओवरऑल उनकी उस वक्त स्पॉट पर लोग कितने थे जो आई विटनेसेस थे, और कितने असेलेंट्स थे जो उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था? उस समय ऑफिस खुल रहा था जी. ऑफिस साफ हो रहे थे, जो नॉर्मल एक बिल्डिंग में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं. स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे आ रहे थे. आई थिंक एग्जाम के रिजल्ट्स भी निकले हुए थे. एवरीबडी वांटेड हाँ, मई का रिजल्ट्स. महीना भी था. जी. एंड प्रिथिपाल, एक बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन, ही यूज्ड टू अराइव बिटवीन 8:50, 8:30, 8:45, 9 o'clock उस समय. एंड उनका ऑफिस सेकंड फ्लोर पे था. ऑलरेडी पीपल वर कमिंग आउट, स्टैंडिंग ऑन द बैल्कनी. कुछ कोई बातचीत हो रही होती है. नॉर्मली आप ऑफिस जाके सीधे डेस्क पे नहीं चले जाते हो. काफ़ी लोग थे जी. 40 के करीब आई विटनेसेस सुना है ओके. उस समय थे. उसमें से एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि मैंने देखा है. ओके. इन द कोर्ट, इवन व्हेन द पुलिस वाज क्वेश्चनिंग, दे सेड कि नहीं, मैं उधर था, मैं इधर था. तो पुलिस के पास कुछ भी नहीं था कि भाई कोई एक आई विटनेस आ जाए, एक्सेप्ट फॉर दोस 2 हु वर देयर. एक स्टूडेंट जो आ रहा था, जो कि प्रिथिपाल की फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और एक उनके गांव से जो आए थे उनको मिलने के लिए. अच्छा. वो थे जिन्होंने एक्चुअली कहा पुलिस को, एंड पॉइंटेड आउट द किलर लेटर. ओके. बट देयर वाज नथिंग इन अ सेंस कि जब आप आइडेंटिफिकेशन परेड करते जी. हो, और उसमें भी उनके चेहरों को ढक करके आइडेंटिफिकेशन. एंड दूसरा आइडेंटिफिकेशन परेड में सबको वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो किलर ने पहने होते हैं उस दिन. ओके. पर सबके अलग थे. जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी, ओके. तो उसमें आई विटनेस ने कहा कि ये है. ओके. बट देन द कोर्ट वाज आस्क्ड कि भाई अगर आप मुझे उसी कपड़ों में पहना दे रहे हो तो बहुत इजी है उसको पता कर देना. अच्छा. तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ है? सो सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड जब होने लगी, सो द सपोज दैट किलर डिसाइडेड टू टेल द कोर्ट कि सेकेंड आप कैसे कर सकते हो जब फर्स्ट में ऑलरेडी मैं आइडेंटिफाइड हो चुका हूँ. अच्छा. विच इज़ अ वैलिड पॉइंट. वो तो फिर बोलेगा ये है, हाँ. जबकि मैंने नहीं किया ये काम. ओके. And that is where the judge then said, apparently, that the police is as big a culprit as anyone else, because they have completely spoiled the case. And why the case was spoiled, you can call it political. Why the case was spoiled, you can easily call it a PSU hand in glove with the cops. You can take it into different directions. PSU was very powerful. ये चीज़ बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है कि PSU एक पावरफुल एंटिटी था उस समय. आज की तारीख में उतना नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ डिफरेंट वे. बट पंजाब उस समय अलग था. एंड ये पावर PSU के पास होती थी कि वो डिसीजंस भी ले ले, यूनिवर्सिटीज़ को भी कंट्रोल कर ले. उनका मैन पावर था उस समय, उनका जो काडर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. एंड दैट इज़ वेयर ऑल द इश्यूज हैपेंड. एंड देन द जज हैड टू थ्रो द केस आउट एंड देन से कि भाई देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो आई विटनेस, there is no basis of this case, so I'll have to let you go, the case is buried. And जो इंसान जिसने गोली चलाई थी apparently, जो कि मैंने बहुत clearly लिखा हुआ है, he then also went abroad. वो बाहर चले गए. कई लोग बाहर चले गए उस समय. वो जो ग्रुप था जी. और उस ग्रुप के बाहर भी जो था वो काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में सेटल हुए. some became scientists in agriculture because that was the PAU education that you were given.
एंड बहुत सॉट आफ्टर साइंटिस्ट होते थे उस समय अमेरिका में, इधर उधर सब लोग PIU से ही हायर करते थे, जी। कईयों को मैं मिला। ओके। सो बट सबका यही मानना था कि हाँ हमें पता है, लेकिन हम उस ग्रुप में नहीं थे। सो अच्छा, मैंने बुक से जब आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, ये ब्लाइंड मर्डर जो है मैंने पहली बार सुना। तो ये कोर्ट ने रूल किया है ब्लाइंड मर्डर, तो व्हाट इज इट ब्लाइंड मर्डर सर, टू जस्ट एक्सप्लेन मी। it's also where, number one, there is nothing to go by. ओके। In a very simple language, it is also something that happens in terms of pure hatred, that you blindly kill someone. And but especially in a court language, it is कि भाई अब इस murder का कोई गवाह नहीं है, कुछ नहीं है, we don't have anything to move on, and so I declare it almost कि भाई this is a case of a blind murder. और एक ओलंपिक लेजेंड इज शॉट इन ब्रॉड डे लाइट, उसकी रिपोर्टिंग क्या थी और गवर्नमेंट का क्या वर्जन था उस वक्त पंजाब की, फॉर दैट मैटर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट? I think right from the Prime Minister, everybody gave the normal messages कि it's very sorry to hear that something like this has happened and the police should take action and all. State का मुझे नहीं लगता कि इतना intensive कोई रोल रहा उस समय, जबकि रहना चाहिए था. A lot of people did feel that बिना बोले नाम लोगों के कि a lot of people were relieved that he died. ओके। दैट चलो अब चीज़ें सही हो जाएंगी, अब जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी, एक इंसान को लेके जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यूनिवर्सिटी में वो ख़त्म हो जाएंगी. सो देयर वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ विच इज़ ट्रैजिक ऑल्सो, कि एक इंसान की डेथ के ऊपर, इतने बड़े इंसान की डेथ के ऊपर आपको लग रहा है कि रिलीफ है. बट इट ऑल्सो गोज़ टू शो दैट ऑल ऑफ दिस कुड हैव ईजिली बीन अवॉइडेड. वो जो एक आपके पास रह जाता है किताब के बाद, वो यही था कि all of this could have been avoided if Prithipal would have understood that he's not a player anymore, he's not a team captain anymore, he's not part of a 16-member team, he's part of a much bigger force, and in that force there are so many students who have different ways of thinking, they have different ideologies, they have different ways of talking, and everybody is not the same and everybody can't be molded in your manner. आई थिंक अगर वो चीज़ वो समझ जाते, थोड़े बहुत, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक स्टेप पीछे लेके थोड़ी सांस आराम से ले लेते, तो मे बी आज की तारीख में वी कुड probably have had Prithipal. And I think in all this, the family is of course the biggest loser. People around him are the biggest losers. And उससे ज़्यादा आप एक स्पोर्ट, एक ऐसे इंसान को खो गया जो स्पोर्ट और मोल्ड हो सकता था. एंड मे बी वो जो हमने देखा 80 के बाद, जो धीरे धीरे हम नीचे चले गए, वो शायद रुक जाता. फैमिली का क्या हुआ? फैमिली कहाँ सेटल्ड है? फैमिली अभी लुधियाना में ही है. वाइफ है उनकी, बेटी है जो कि अडॉप्टेड थी, उस समय छोटी थी जब प्रिथिपाल की डेथ हुई, तो उनकी रिकलेक्शन इतनी है नहीं कि डेथ के समय क्या हुआ था. ऑफ कोर्स उन्होंने बाद में पढ़ा या जैसे भी, लेकिन केस लड़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है. आप उसको कोर्ट में जाके घसीटो, आप लेके जाओ, आपको हर चीज़, आपको हाई विटनेसेस से बात करनी होती है. लॉयर्स अकेला, जब तक फैमिली नहीं पुश करेगी, लॉयर्स भी एक पॉइंट के बाद नहीं कुछ करते हैं. जी बिल्कुल. एंड जब 1 साल 2 साल निकल जाते हैं तो एक फटीक सा आ जाता है कि भाई कब तक चलेगी ये बात. एंड धीरे धीरे जब कोर्ट ने छोड़ दिया जो एक्चुअली अक्यूज थे, जी, then family के पास और कुछ होता नहीं है. And at the end of the day, to run a case like this, you really also need a lot of financial power. बिल्कुल. Which is very difficult. और उस वक्त में ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी एथलीट्स नहीं हुआ करते थे, स्पेशली एथलीट्स irrespective of how many medals they've won. True. ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपने बहुत सारी चीज़ों सोचा और आप रेट्रोस्पेक्टिव व्हेन यू आर थिंकिंग थिंग्स ऑफ व्हाट ऑल कुड हैव बीन अवॉइडेड, एक चीज़ जो आती है कि एथलीट्स व्हेन दे आर given some responsibility which they are not supposed to shoulder,
because it is not something they do on a regular basis. Just you mentioned कि 16 players को manage करना और एक Yeah. university को manage करना with different ideologies, different upbringing, is much different. तो Pritipal could be an example कि how not to treat your legends and athletes and throw them a task or a challenge or a job which is not suited for them or not worthy of them. आपकी इस पे क्या राय है? और थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि आज के टाइम में एक जो एथलीट्स का खुद का भी एक जो एफिनिटी है टुवर्ड्स टेकिंग अ जॉब एट रिस्पेक्टेड पोजीशंस एंड डूइंग नथिंग, वो ओवरऑल इंडिया पे उसका कितना ज़्यादा, इंडियन स्पोर्टिंग स्पेक्ट्रम पे कितना ज़्यादा असर आ रहा है? आई थिंक बहुत प्लेयर्स के बाद जब बात हुई, स्पेशली परगट से भी जब बात हुई, कुछ और भी प्लेयर्स थे जिनसे बात हुई, उनका यही मानना था कि आप इसमें से कुछ लेसन सीख रहे हो, तो वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा, नोबडी इज ट्राइंग टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। हर इंसान के साथ आप एक ही पॉलिसी नहीं कर सकते हो। सम पीपल डू एक्सेल इन द जॉब दे हैव बीन गिवन इन विच इज आउटसाइड ऑफ स्पोर्ट। जी, A big example is M.M. Somaya, who rose to become vice president of Bharat Petroleum जी, and could have become president, of course. वो exceptions होते हैं. but there are exceptions. There are exceptions in everything, जी. including sport हाँ जी. and the way we put them into the jobs. परगट का मानना है कि पंजाब को अगर आप स्पेशली लोगे तो वहाँ वर्दी के लिए एक बहुत बड़ा वो रहता है कि आप रेसलिंग से आ रहे हो, बॉक्सिंग से आ रहे हो, हॉकी से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, डीएसपी बनना है। जी, ठीक है, तो आप जब वो एक गोल्ड मेडल ले लेते हो या कुछ करता है, जब आपको ऑफर की जाती है आप इमीडिएटली ले लेते हो, क्योंकि उसको लगता है कि चलो यार पैसे भी बन जाएंगे। ओपनली ही सेज दिस फ्रैंकली कि आप जितने भी आप देख लो 6-7 उसमें से काफ़ी करप्ट भी होते हैं। ओके, 3-4 हैं जो काम भी कर रहे हैं, जी, 3-4 हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम हो ना हो, वो बह हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ओहदा, एसपी, जी, डीआईजी, आईजी, कई लोग वहाँ रिटायर होते हैं। तो इट इज़ अ नॉर्मल दिस थिंग, बट ही सेज कि अगर आप एक कंट्री वाइड आप एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर लो विच इज़ सेंट्रल, एंड आप हर स्टेट में अपने चैम्पियंस को रखो। ओके, Their job is to find talent, groom it and then nurture it and put it up on the national stage. लेकिन आप पैसे उतने ही दो। ओके, वो नहीं है कि आप अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तो आपको डीएसपी से कम मिल रहा है या आईजी से कम मिल रहा है। अगर आपके पास 8 साल की ज़िंदगी थी स्पोर्ट की, आपके बाकी लोगों की तरह तो नहीं है ना फिर। आपने जो कमाया उस 8 साल में कर लिया, बिल्कुल, उसके बेसिस के ऊपर यू विल हैव टू गिव देम 5 times more। ओके, उसका मानना है। अगर वो नहीं आप कर रहे हो देन ऑब्वियसली जिसको जहाँ अच्छा लगेगा, जिसको जहाँ लगेगा कि भाई यहाँ मैं जाके धंस सकता हूँ, चुपचाप बैठ सकता हूँ, मैंने तो कमा लिया जो 8 साल पिच पे कमाना था या फील्ड पे कमाना था, व्हाई द हेल शुड आई वर्क नाउ? ही सेज देन दीज प्रॉब्लम्स कम। He says Prithipal maybe was not fit to be in the university. Maybe he was fit to be in NIS. Maybe he was fit to just become an India coach, जिसका काम है टैलेंट ढूंढना, जी, ट्रैवल करता, टैलेंट ढूंढता, खुश रहता शायद, बट ये अजम्पशन है। जी, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि अजम्पशन इज़ नॉट वे ऑफ द मार्क, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हैंडल करना और स्पेशली पंजाब में ड्यूरिंग अ टर्बुलेंट पीरियड ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स जी, was not something he bargained for, and it was a bigger match than he has ever played in his life. उससे बड़ा मैच वो खेल नहीं पाया, और वो जो मैच हार गया उसके repercussions ऑलमोस्ट 20 साल तक चले। और कहीं ना कहीं क्रिकेट भी एक वजह बन गई जो उनके बारे में लोग कम जानते हैं, उनके डेथ के बारे में कम जानते हैं। इट इज़ वो इन अ वे इट के बिकेम अ रीज़न, क्योंकि तुरंत बाद ही इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 1983 का, एंड रिपोर्टाज जो होती है वो कम होनी शुरू हुई। अब पब्लिक एक- साइकी से वो उनके नाम जो है वो जल्दी ही चला गया, शायद जितना जल्दी जाना नहीं शायद चाहिए। 82 में अगर हम एशियन गेम्स जीत जाते दिल्ली में तो शायद नहीं होती, 7-1 से हमारे पाकिस्तान से फाइनल में, तो 83 की बात नहीं होती। 83 में वर्ल्ड कप जीत के भी इंडिया, ठीक है वो एक डिफरेंट लेवल पे गेम चली गई, उसकी मार्केटिंग अलग हो गई, उसका स्टैचर अलग हो गया, उसका जो प्लेयर्स को बनाने का तरीका था आइकॉनिक एंड आइडल वर्शिप इन टर्म्स ऑफ फैंस, वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो बन गया। आप 86 में अगर कुछ कर लेते वर्ल्ड कप में, आप 12th आए जी, वो जो 12th आए, मुझे लगता है वो जो पीरियड था उसमें फिर हॉकी बिकेम सेकेंडरी एंड स्लोली इट वेंट बैक। उसमें सर
इंडियन हॉकी को उस वक्त उन 3-4 सालों में कितना सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ प्रितपाल लीविंग द स्पोर्ट द वे ही लेफ्ट? आई थिंक अगर आप उसको सही तरीके से मेजर करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पे बहुत सफ़र करना पड़ा। मुझे लगता है कि उस समय जब आप 82 की टीम देखो विच वाज अ वेरी गुड टीम, एंड अगर आप डेटा देखोगे जी। जो कि बहुत कम लोग एनालाइज किए हैं, उस डेटा में शॉट्स ऑन गोल इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट कहीं डबल थे। ओके। इवन दो वी लॉस्ट द गेम, वी लॉस्ट द गेम फॉर डिफरेंट रीजंस। वी शुडंट हैव लॉस्ट, जी। वी वर लीडिंग बाय अ गोल, वी वर प्लेइंग वेल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम खराब खेल रहे थे। हसन वॉज इन अ डिफरेंट मूड दैट डे। अच्छा। ठीक है, तो वो हार गए। हम घर पे हारे तो हमको ज़्यादा वो लगा। जी। इंदिरा गांधी के सामने मैच हुआ वो ज़्यादा लगा। इट तो मीडिया बिल्ट इट अप इन अ डिफरेंट स्पेस। ओके। लेकिन उसके बाद जो प्लेयर्स पंजाब से निकलने चाहिए थे, जो शायद निकल गए हाथ से, जिनको ठीक से नहीं तराशा गया या ठीक से नहीं स्पॉट किया गया, वो जो अगले 6-8 साल 10 साल का एक जनरेशन होता है, मुझे लगता है कि दैट वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रितपाल्स डेथ। जो वहाँ से निकल सकते थे या वो जिनको इंटर कॉलेज में देख सकता था, जी। इंटर यूनिवर्सिटी में, और कह सकता था कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, इसको इंक्लूड कीजिए, इसको इंडिया ए में डालिए, इसको कैंप में डालिए, वो हाथ से निकल गया। एंड दैट आई थिंक हम इतना इन डेप्थ गए नहीं है, लेकिन वो जो पीरियड होता है जब एक बहुत बड़ा प्लेयर गिरता है, इस तरह से डेथ होती है, उसका एक रेपरकशन अलग होता है। और एक प्लेयर जो जिसके अंदर वो एस्ट्यूटनेस होती है कि वो एक बड़ा प्लेयर देख ले, ढूंढ ले, वो जो 10 साल का एक जनरेशन गैप वाइप आउट हो गया, उसका रेपरकशन आप बाद में देखिए कितना बुरा हुआ जब हम पूरे के पूरे नीचे चले गए। और उस वक्त पंजाब की रिप्रेजेंटेशन कितनी हुआ करती थी सर हॉकी टीम में? उस समय भी काफ़ी थी, 60% ऑलमोस्ट। तो उससे पता चलता है कि कितना बड़ा लॉस ओवरऑल हुआ। Exactly. और उसके बाद फिर हमने देखा टर्फ पे स्विच करना भी इंडियन हॉकी प्लेयर्स को काफ़ी डिफरेंट फील हुआ। लेकिन एक लेजेंड उस तरीके अगर कुछ बताता या कुछ सजेशंस मिलते तो बेहतर होता। उस वक्त उनके कंटेम्पररीज का रिएक्शन क्या था और उनके टीममेट्स का क्या रिएक्शन था उस मर्डर के बाद? आपने Most बात of की। them were very quiet about it. एनी इतना रीजन सर? आई थिंक क्योंकि प्रिथिपाल को समझना मुश्किल होता था। आप उनको जब मेजर करते थे एज अ प्लेयर ईजी था। ओके। ग्रेटनेस was given to him. I think as a personality, as a person, as a man, as a character of whatever he was defined by, वो प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उनको फिर भी लगता था कि अगर वो ये नहीं करता, ये स्टेप नहीं लेता, तो शायद इसका नतीजा अलग होता। ओके। तो समवेयर वो उसके पर्सनालिटी में, मैं डिफेक्ट नहीं बोलूँगा, उनको लगता था कि दिस वाज ही कुड हैव डन इट डिफरेंटली, इसलिए वो चुप रहते थे। तो यही होता था कि इट्स एक्सट्रीमली सैड व्हाट हैपेंड, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। क्यों, क्या, कैसे, इस पे वो अवॉइड कर जाते थे। प्रिथिपाल सिंह का एक, नाउ यू कैन सम अप, व्हाट इज द लास्टिंग लेगेसी ऑफ प्रिथिपाल सिंह ऑन इंडियन हॉकी, इफ यू कैन सम इट अप? I think lasting legacy, like in every sport except probably cricket to an extent now, where we don't learn our lessons, where we forget people who actually laid the foundation, where it's easy to move on. As Indians, we don't respect history. ठीक है, this may be a personal view, this may be a total. But it is in a way it's I completely try and true. compare it with whatever I read in American sports history, where even today, if you go and try and figure out a Muhammad Ali or George Foreman or a Joe Frazier or a Floyd Patterson or a Sonny Liston, I'm talking of heavyweight boxing because I'm a big fan of heavyweight boxing of that era. जी। मुझे सोनी लिस्टन की आज भी 1000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे आर्काइवल से, जो कि आदमी को डिफ़ाइन कर देते हैं, उसके स्किल्स को डिफ़ाइन करते हैं, उसके पंचिंग को डिफ़ाइन कर देते हैं, उसके मोहम्मद अली वाला सोनी लिस्टन का फाइट डिफ़ाइन कर देता है। मुझे कुछ नहीं मिलता है बाकी स्पोर्ट में। फुटबॉल में एक तरीके से चुन्नी गोस्वामी, पीके, ये वाला मुझे फिर भी दिख जाता है। हॉकी में वी हैव फॉरगॉटन, एंड इन टोटल track and field and in various other sport, we somehow don't respect history. I'm not saying don't respect the player, but we don't respect the history. The legacy of Prithipal is that there are many players like him
When I say many, I mean 4, 5, 6, 7. Have we done anything to keep them there? I really don't think so. And I think Prithipal was not only a victim of the circumstances, but he's also been a victim of how biased we can be when a player gets murdered. That today you don't even have a single national level tournament In his name. in his name. And I am not a great person in favor of making tournaments in somebody's name, but I think that's the easiest way to remember somebody, to be able to tell the next generation kids that this is the person who you should emulate because he's done this. I know of players in this Indian team. I know of players in the last Indian team. I know of players in the last 10 years who don't even know what Prithipal Singh was. So if a hockey player who's playing for India doesn't know him, it's a sad commentary on what we have become. That's true. And in fact, we hope that the book at least tells the readers about the man Prithipal Singh was, the accomplishments he had in his career, और इंडियन हॉकी के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको अगर हम याद रख पाएँ, और जैसे आपने बात की एमुलेट करने की, तो अगर शायद 50% ऑफ जी व्हाट ही अकम्प्लिश्ड उसको अगर हम हमारे प्लेयर्स अगर आने वाली जनरेशन अगर अकम्प्लिश कर पाए एमुलेट करके, तो आई थिंक द कलर ऑफ द मेडल वुड बी डिफरेंट. एब्सोल्युटली. सो ये संदीप मिश्रा सर थे. इनकी बुक है गन डाउन, मर्डर ऑफ एन ओलंपियन चैम्पियन. ज़रूर पढ़िएगा, वेरी इंट्रीगिंग बुक इन फैक्ट. और मिल तो आपको हर जगह जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, और ज़रूर पढ़िएगा. इस पे आपको इंडियन हॉकी की हिस्ट्री भी पता चलेगी, और इंट्रीग भी है, कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं इसमें जो आपको बताएंगी, कुछ लेजेंड्स के चेहरे शायद आप पहचान पाएँ जो आज की जनरेशन शायद नहीं करती है. Thank you, Sandeep sir, for Thank you so coming much. here, joining us, and speaking to One India. Thank you so much. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.